दयानंद ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास में पढ़ते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में एक नंबर पर पढ़ते हैं शक। शक मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। शक मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में चीन की यूची जाति ने शकों को वहां से उखाड़ दिया था, यानी मध्य एशिया से भगा दिया गया था। शक मध्य एशिया में निवास करते थे और चीन की यूची जाति ने शकों पर आक्रमण करके वहां मध्य एशिया से भगा दिया गया था। वहां से भगाने के बाद शके बोलंदरे से होकर भारत की तरफ आते हैं। बोलंदरे से होकर के भारत की तरफ आते हैं। भारत की तरफ आते हैं और भारत में सीतिया नामक क्षेत्र में आकर के बसते हैं। सीतिया क्षेत्र में शके मध्य एशिया से रवाना होते हैं। बोलंदरे को पार करते हुए भारत के सीतिया क्षेत्र में आकर के बस जाते हैं। सीतिया क्षेत्र में आकर के बसने के कारण शकों को सीतियन कहा जाता है। शकों को सीतियन कहा जाता है, यानी शकों का दूसरा नाम सीतियन है। सवाल आता है शकों को सीतियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि शक मध्य एशिया से रवाना होकर के बोलंदरे को पार करते हुए भारत में सीतिया नामक क्षेत्र में आकर बसते हैं, इसीलिए शकों को सीतियन कहा जाता है। उज्जैन का राजा था एक विक्रमादित्य। उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित किया था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की। विक्रम संवत की स्थापना की। मोस्ट सवाल, विक्रम संवत कब वे किसने चलाया था? विक्रम संवत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का निर्माण या विक्रम संवत चलाया था। देखो विक्रम संवत हमने पहला पढ़ा। देखो विक्रम संवत यानी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने चलाया था 57 ईसा पूर्व में। और एक होता है शक संवत। शक संवत चलाया था 78 ईसा में कनिष्क ने। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, उसने शक संवत चलाया था। एक हमने पढ़ा था गुप्त वंश में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीस में चलाया था गुप्त संवत। तो शक संवत 78 ईसा में चलाया था कनिष्क ने, गुप्त संवत 319 बीस में चंद्रगुप्त प्रथम ने, और विक्रम संवत चलाया था राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में। भारत में शकों की 5 शाखाएं थी। भारत में शकों की 5 शाखाएं थी। 5 शाखाएं थी। भारत, ये सवाल पूछा गया भारत में शकों की कितनी शाखाएं थे? 5 थे। एक थी अफगानिस्तान में थी शकों की, उनकी राजधानी थी कपिसा। दूसरी शकों की भारत में शाखा थे मथुरा, जिनकी राजधानी मथुरा में थे। तीसरी थी पंजाब, जिनकी राजधानी थी तक्षशिला। चौथी थी पश्चिमी भारत, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। और शकों की 5वीं शाखा थे दक्कन का क्षेत्र, और उनकी राजधानी थी नासिक।
भारत में शकों की 5 शाखाएं थी। एक अफगानिस्तान में थी जिनकी राजधानी कपिसा, दूसरी मथुरा में थी जिनकी राजधानी मथुरा, तीसरी पंजाब में जिसकी राजधानी तक्षशिला, चौथी पश्चिम भारत जिसकी राजधानी उज्जैन, पांचवी दक्कन का क्षेत्र जिनकी राजधानी नासिक थे। भारत में शक शासकों को सत्रप कहा जाता था। भारत में शक राजाओं को या शक शासकों को क्या कहा जाता था? सत्रप कहा जाता था। सवाल आया हुआ है, सत्रप किसे कहते हैं? शक शासकों को सत्रप कहा जाता है। अब भारत में ये शकों की 5 शाखाएं थी, उसमें एक तो उज्जैन और एक नासिक के शक शासक प्रमुख थे। उज्जैन और नासिक। नासिक के शकों में प्रमुख शासक था नहेपान। नासिक के शकों में प्रमुख शासक का क्या नाम है? नहेपान। नहेपान कौन था? नासिक के शक शासकों में प्रमुख शासक था नहेपान। इस नहेपान ने सातवाहनों को हराया था। नहेपान ने किसको हराया था? सातवाहनों को हराया था। फिर इनके बाद में सातवाहन वंश का एक राजा आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का एक राजा आता है, उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहेपान का वध कर दिया गया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहेपान को वध कर दिया था या नहेपान को क्या कर दिया था? मार दिया था। सवाल आता है, नहेपान का वध किसने किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। नहेपान नासिक के शकों में प्रमुख शासक था। नहेपान ने सातवाहनों को क्या किया था? हराया था। बाद में सातवाहन वंश का राजा आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहेपान का वध कर दिया गया था। इनके बाद में उज्जैन के शक शासक आते हैं। उज्जैन का शक शासक में प्रमुख है रुद्रदामन। शक शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक का नाम है रुद्रदामन। रुद्रदामन उज्जैन के शक शासकों का राजा था। इस रुद्रदामन के बारे में संपूर्ण जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन के बारे में संपूर्ण जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। देखो, विदेशी होते हुए भी यानी रुद्रदामन ने विदेशी आक्रमण करते हैं, मध्य एशिया से आने वाले हैं, और फिर भी इन्होंने संस्कृत भाषा में क्या लिखवाया था? अभिलेख लिखवाया था। यानी रुद्रदामन संस्कृत भाषा को बढ़ावा देता था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। कौन सी झील है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था? देखो, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सवाल आता है, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण एक तो करवाता है रुद्रदामन ने, यानी सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किस शक शासक ने करवाया था? तो है रुद्रदामन। और एक है सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया है? तो वो है स्कंदगुप्त ने। यानी सुदर्शन झील का पुनः निर्माण 2 राजाओं ने करवाया था। एक स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का राजा है, और एक शकों में है रुद्रदामन। दोनों ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। और रुद्रदामन के समय सुदर्शन झील का पुनः निर्माण का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख को सौंपा गया था। सुविशाख यानी रुद्रदामन कहाँ का शक शासक था? उज्जैन का शक शासक का प्रमुख नाम है रुद्रदामन है। शकों में सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक है रुद्रदामन है। रुद्रदामन के बारे में संपूर्ण जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यानी रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देता था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था, और पुनः निर्माण के लिए सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख को सौंपा गया था।
आगे दिए गए हैं मथुरा। मथुरा में प्रमुख शक शासक का नाम है हमामस और हगान। यानी मथुरा के प्रमुख शक शासकों के नाम है हमामस और हगान। हमामस और हगान मथुरा के प्रमुख शक शासकों के नाम है और मथुरा के शक शासकों का विनाश कुषाणों ने किया था। मथुरा में शक शासकों का विनाश या हमामस और हगान का विनाश कुषाणों ने किया गया था। इनके बाद में उज्जैन का प्रमुख है, उज्जैन या उज्जैनी का प्रमुख शासक का नाम उज्जैनी। अफगानिस्तान, मथुरा, पंजाब, पश्चिम भारत, दक्कन, शकों के ये भारत में 5 आ गए थे। मथुरा के प्रमुख शासकों का नाम है हमामस और हगान है। इनका विनाश कुषाणों ने किया था। उज्जैन का शक शासकों का प्रमुख था चेष्टन है। उज्जैन के शक शासकों का विनाश किया था कुषाणों ने। उज्जैन और मथुरा के शक शासकों का विनाश किसने किया था? कुषाणों ने। उज्जैन में शक शासक की स्थापना किसने किए थे? चेष्टन ने किए थे। या चेष्टन कौन था? उज्जैन या उज्जैनी के शक शासकों में प्रमुख नाम है चेष्टन। शक मध्य एशिया से आने वाली दूसरी प्रमुख विदेशी जाति थी। मध्य एशिया से आने वाली दूसरी प्रमुख जाति कौन सी थे? शक थे। पहले नंबर पर यूनानी थे और यूनानियों के बाद में यानी यूनानियों के बाद में मध्य एशिया से आने वाली जाति है शक। तो ये तो था शक यानी शकों के राजा को क्या कहा जाता है? शत्रप कहा जाता है। मध्य एशिया से भारत आने वाली दूसरी प्रमुख जाति है शक। या मध्य एशिया से भारत आने वाली यूनानियों के बाद दूसरी प्रमुख जाति है शक। शक मध्य एशिया के प्रमुख निवासी थे। मध्य एशिया में से चीन की यूची जाति ने वहां से उखाड़ करके फेंक दिया था। यानी चीन की यूची जाति ने शकों को वहां से भगा दिया था। भगाने के बाद शक बोलंदरे से होकर के भारत की तरफ आए थे और भारत में सीतिया नामक क्षेत्र में आकर के बसे थे। इसी कारण शकों को सीतियन कहा जाता है। उज्जैन का राजा आता है विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक विक्रम संवत की स्थापना की थी। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। 57 ईसा पूर्व में भारत में शकों की 5 शकें थी। एक अफगानिस्तान में, एक मथुरा में, पंजाब में, पश्चिम भारत में, दक्कन वाले क्षेत्र में। नासिक के शकों में प्रमुख शासक है नेपान। नेपान ने सातवानों को हराया था और सातवानों में अगला राजा आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नेपान का वध कर देता है। इसके बाद में उज्जैन के शक शासकों में प्रमुख राजा है रुद्रदामन। या शकों में सबसे शक्तिशाली शासक का नाम है रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यानी रुद्रदामन संस्कृत भाषा को बढ़ावा देता था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था और पुनः निर्माण का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशा को सौंपा गया था। मथुरा के शक शासकों का प्रमुख नाम है हमामस और हगान। इनका यानी मथुरा के शक शासकों का विनाश कुषाणों ने किया था और उज्जैन के शक शासकों का प्रमुख राजा था चेष्टन। या उज्जैन में शक शासक की स्थापना चेष्टन ने किए थे। उज्जैन के शक शासकों का विनाश भी कुषाणों ने किया था। इनके बाद में हम पढ़ते हैं कुषाण। मध्य एशिया से आने वाले शक पढ़ लिए। शकों के बाद में कुषाण। अभी कुषाणों से संबंधित 2 चीजें पढ़े थे। मथुरा से आने वाले और उज्जैन से आने वाले शकों को कुषाणों ने क्या किया था? पराजित किया था।
विक्रम संवत की स्थापना कब व किसने की थी? विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। इनके बाद में कुषाण आते हैं। कुषाण चीन के कांसू क्षेत्र में निवास करते थे। चीन के कांसू प्रांत में क्या करते थे? चीन के कांसू प्रांत में कुषाण निवास करते थे। चीन के कांसू प्रांत में रहने वाले यूची जाति के लोग थे कुषाण। यूची जाति के लोग कौन थे? कुषाण। कुषाण चीन के कांसू प्रांत में रहने वाले यूची जाति के लोग थे और वहां से हूण जाति के लोगों ने इनको वहां से भगा दिया गया था या उखाड़ करके फेंक दिया गया था। तो सवाल आता है, कुषाण किस प्रांत में रहते थे? चीन के कांसू प्रांत में रहते थे। कुषाण चीन के यूची जाति के लोग हैं और वहां से हुनों ने इन कुषाणों को क्या कर दिया था? भगा दिया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कंडफिसेर। कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कंडफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कंडफिस था और भारत में कुषाण वंश का संस्थापक है भारत में कुषाण वंश का संस्थापक है भीमकंडफिस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कंडफिस और भारत में कुषाण वंश का संस्थापक भीमकंडफिस से। ये भीमकंडफिस था, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। ये शैव मत को मानने वाला था, शैव मत को मानता था और भारत में सोने के सिक्के डलाए थे या चलाए थे। सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था या सोने के सिक्कों का क्या किया था? चलाया था। भारत में सोने के सिक्के किस कुषाण शासक ने चलाया था? भीमकंडफिस ने। और भीमकंडफिस किस मत को मानने वाले थे? शैव मत को। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आता है कनिष्क और कई बार सवाल पूछा है कनिष्क का योगदान बताइए। कुषाण वंश का महान या शक्तिशाली शासक का नाम है कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78 ईसा में। देखो मोस्ट है, एक तो शक संवत है और एक है विक्रम संवत है। शक संवत की स्थापना किसने की है? कनिष्क ने की है 78 ईसा में और विक्रम संवत की स्थापना की है 57 ईसा वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। कनिष्क ने 2 नगर बसाए थे। एक तो बसाया था कनिष्कपुरे और दूसरा है मीरमुख या सिरमुख। मीरमुख या सिरमुख। कनिष्क ने 2 नगर बसाए थे, उसका नाम है कनिष्कपुरे, दूसरा था मीरमुख या सिरमुख। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानता था? महायान। यानी कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। तो कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में करवाया था। कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाए थे, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्षता की थी अश्वघोष ने। उपाध्यक्षता की थी अश्वघोष ने। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन
ग्राम में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थे और उपाध्यक्षता अश्व घोष ने की थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में बौद्ध धर्म में दो भागों में बट गया था, दो भागों में बट गया था। एक तो हीनयान है, दूसरा महायान। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? दो भागों में, हीनयान और महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म में इन कुछ को अपनाता था, महायान शाखा को प्रमुख अपनाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था। कौन सी बौद्ध संगति के बाद में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति। या किस के शासन काल के समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? कनिष्क के समय दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि, कनिष्क के दरबारी कवि, कनिष्क के दरबारी कवि थे। एक तो अश्व घोष है, एक था वसुमित्र है, नागार्जुन है, चरक है। कनिष्क के दरबार में चार प्रमुख दरबारी कवि थे, उनमें नाम है अश्व घोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक है। अश्व घोष ने देखो चतुर्थ बौद्ध संगति की उपाध्यक्षता की थे, अश्व घोष ने चतुर्थ बौद्ध संगति अध्यक्षता की थे, वसुमित्र ने। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन ने। नागार्जुन को शून्यवाद के जनक कहा जाता है, शून्यवाद का जनक है। यह प्रवर्तक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। सापेक्षवाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? नागार्जुन को सापेक्षवाद का प्रवर्तक है। और माध्यमिक सूत्र का प्रवर्तक किसे कहते हैं? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, शून्यवाद का जनक नागार्जुन को कहा जाता है, सापेक्षवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को कहा जाता है, माध्यमिक सूत्र का प्रवर्तक है या जनक है नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन है। कुषाण वंश का शक्तिशाली कनिष्क का दरबारी कवि का नाम है नागार्जुन है, जिसे भारत का आइंस्टीन, शून्यवाद, सापेक्षवाद और माध्यमिक सूत्र के प्रवर्तक या जनक कहा जाता है। चरक ने चरक संहिता की रचना की। चरक ने किसकी रचना की थे? चरक संहिता के। यानी शल्य चिकित्सा का प्रमुख चिकित्सक कौन था? चरक था। यह था कनिष्क वंश में था कुषाण के प्रमुख कार्य। इस कनिष्क ने विजय, सैनिक विजय या सैनिक उपलब्धि कौन कौन सी विजय प्राप्त की? तो कुषाण वंश है। कुषाण वंश चीन के कांसु क्षेत्र में रहते थे। कुषाण कहाँ रहते थे? चीन के कांसु प्रांत में रहने वाले यूची जाति के लोग थे और वहां से हूण जाति ने कुषाणों को भगा दिया था या उखाड़ करके फेंक दिया था। कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कंडपिसेस था। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक है भीम कंडपिस था। भीम कंडपिस शैव मत को मानता था और भीम कंडपिस ने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद में कुषाण वंश का महान शक्तिशाली राजा कनिष्क था। कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की 78 ईसा में। कनिष्क ने कनिष्कपुर और मीरपुर या सिरमुख नगरों की स्थापना की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था, यानी बौद्ध धर्म अपना लेता है कनिष्क। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय होती है। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन नामक ग्राम में करवाता है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करता है और उपाध्यक्षता अश्व घोष करता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। कनिष्क के दरबारी कवि अश्व घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक ये कनिष्क के प्रमुख दरबारी कवि थे। अश्व घोष ने चतुर्थ बौद्ध संगति की उपाध्यक्षता की थे। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है।
शून्यवाद का जनक नागार्जुन को कहा जाता है, सापेक्षवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को कहा जाता है, माध्यमिक सूत्र के प्रवर्तक नागार्जुन को कहा जाता है। यानी कनिष्क दरबारी प्रमुख दरबारी कवि का नाम है नागार्जुन है। इनके बाद में कनिष्क का दरबारी कवि चरक था, यानी शल्य चिकित्सक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। अब कनिष्क की सैनिक उपलब्धियां या सैनिक विजय। कनिष्क की सैनिक उपलब्धि या सैनिक विजय प्रमुख रूप से देखो, कनिष्क एक तो पार्थिया पर विजय करता है, पार्थिया पर विजय। कनिष्क ने पार्थिया के शासक खुसरो को पराजित करके, पार्थिया का राजा कौन था? खुसरो। कनिष्क ने पार्थिया के शासक खुसरो को पराजित करके पार्थिया पर अधिकार कर लेता है। दूसरा है पाटलिपुत्र पर विजय, पाटलिपुत्र पर विजय। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को पराजित करके उसके साथ दंडात्मक कर की मांग करता है। जब पाटलिपुत्र का शासक दंडात्मक कर नहीं चुकाने पर उसके पास बौद्ध भिक्षा पात्र था, तो उस बौद्ध भिक्षा पात्र को कनिष्क अपने पास लेकर के आ गया था। कनिष्क की तीसरी विजय है कश्मीर पर विजय, कश्मीर पर विजय। कश्मीर के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कलण की पुस्तक है राजतरंगिणी, कलण की पुस्तक है राजतरंगिणी। कलण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। उसमें संपूर्ण कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कश्मीर विजय की जानकारी कलण की पुस्तक राजतरंगिणी में होती है। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद में कश्मीर के कुंडल ग्राम में, कश्मीर के कुंडल वन ग्राम में तो क्या करता है? चतुर्थ भोज संगीति का आयोजन करवाता है और कश्मीर पर विजय करा करके कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना करता है। देखो, कनिष्क ने कश्मीर विजय पर करके कश्मीर में चतुर्थ भोज संगीति यानी कश्मीर में कुंडलवन नामक ग्राम में चतुर्थ भोज संगीति का आयोजन करके कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना करता है। किस कौन करता है? कनिष्क। कश्मीर के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी कलण की पुस्तक राजतरंगिणी में प्राप्त होती है। चौथी विजय होती है पश्चिम भारत। कनिष्क ने एक चीन का हान वंश में राजा था, हान वंश का शासक था पांचाओ, पांचाओ हान वंश का राजा था पांचाओ। कनिष्क ने हान वंश के राजा पांचाओ को पराजित करके चीन आदि क्षेत्रों पर क्या कर लेता है? अधिकार। चीन, खोतान, इन क्षेत्रों पर कनिष्क क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो कनिष्क हान वंश के राजा पांचाओ को पराजित करके चीन, खोतान आदि क्षेत्रों पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अगली पेशावर पर चढ़ाई, पेशावर पर चढ़ाई। कनिष्क के पेशावर को जीत करके कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी बनाता है कुषाणों की पेशावर। पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर, पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी है? पेशावर है। यानी पेशावर को जीत करके कनिष्क ने पेशावर या पुरुषपुर को राजधानी बनाता है। दूसरी कनिष्क की राजधानी थे मथुरा। दूसरी कनिष्क की राजधानी कौन सी थे? मथुरा। तो कनिष्क की सैनिक उपलब्धियां, कनिष्क सैनिक उपलब्धियां कहां कहां प्राप्त करता है? एक तो पार्थिया पर करता है और पार्थिया के राजा खुसरो को क्या कर देता है? पराजित कर देता है।
कनिष्क अगली विजय प्राप्त करता है पाटलिपुत्र पर, और पाटलिपुत्र के राजा को हरा करके उनके साथ दंडवत कर की क्या करता है, रखने की मांग करता है। नहीं कर देने पर क्या करता है, बौद्ध भिक्षा पात्र को कनिष्क अपने पास ले आता है। तीसरी विजय कनिष्क की प्रमुख विजय मानी जाती है कश्मीर। कश्मीर विजय का उल्लेख यानी कश्मीर के इतिहास की संपूर्ण जानकारी कलन की पुस्तक राजतरंगिणी से प्राप्त होती है, और इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कनिष्क ने कश्मीर विजय प्राप्त करने के बाद में कश्मीर में कुंडलवन नामक ग्राम में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है और कनिष्कपुर नगर की स्थापना करता है। इनके बाद में कनिष्क ने हान वंश के राजा पांचवों को हराता है और चीन, खोतान आदि क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कनिष्क ने बाद में पेशावर की चढ़ाई करता है और वहां पर पेशावर को जीत करके पेशावर को क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। दूसरी राजधानी है मथुरा। पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। धन्यवाद।